हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट टीडीएस ऑन पेमेंट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ वीडीए। तो टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में हम लोग ने प्रीवियसली देखा था कि वीडीए क्या होता है, उसका एकदम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखा था। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि भाई अगर आपने ट्रांसफ़र किया वीडीए को तो क्या टैक्स रेट लगेगा, उसका भी अलग से वीडियो बना के हम लोग ने देखा था। आज देखेंगे कि इसके ऊपर वर्चुअल डिजिटल एसेट को अगर आपने सेल किया तो क्या उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है। तो आंसर इज़ येस। तो सेक्शन 194S न्यू सेक्शन आया है, 194S के अंदर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा जब आपने कोई वीडीए ट्रांसफ़र पेमेंट किया है ऑन ट्रांसफ़र ऑफ वीडीए। तो नाम से ही पता चल रहा है जब आप पेमेंट करोगे ऑन ट्रांसफ़र ऑफ वीडीए, मतलब ट्रांसफ़र, यहाँ सेल नहीं बोला ट्रांसफ़र बोला है। इसका ये मतलब होता है कि व्हेन द बायर बाइंग द वीडीए, तो कोई सेल करेगा, राइट। तो सेल करेगा तो टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बायर की है। क्यों बायर की है? क्योंकि बायर खरीद रहा है तो पेमेंट करेगा ना, तो टीडीएस वही डिडक्ट करता है जो पे करता है। आई बात समझ में? इसलिए बोला है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वीडीए। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। पहला दिया है, देखो यहाँ पे टीडीएस इज एप्लीकेबल कितना परसेंट? 1%। मतलब अगर आपके पास कोई वीडीए था, वर्चुअल डिजिटल एसेट था, तो उसके ऊपर आपको जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो कितना परसेंट करना है? 1% करना है। दैट इज़ ऑन कंसिडरेशन। तो जितना भी आपने वीडियो बेचा उसके ऊपर आपको जो भी कंसिडरेशन मिलेगा आफ्टर जीएसटी और अदर चार्जेस को डिडक्ट करके फॉर ट्रांसफ़र ऑफ वीडीए नेट अमाउंट पे होगा, ग्रॉस अमाउंट पे नहीं होगा, याद रखना नेट अमाउंट पे होगा। तो 1% जो वीडीए लगेगा दैट इज़ ऑन नेट अमाउंट आफ्टर जीएसटी एंड अदर चार्जेस। आई बात समझ में? तो रेट याद रखना 1% होगा। तो टीडीएस ऑन वीडीए इज़ 1%। फिर आगे जो बोला है कि टीडीएस कब डिडक्ट करना है, तो टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड अर्लियर ऑफ क्रेडिट और टाइम ऑफ पेमेंट। तो जब पेमेंट क्रेडिट हो या पेमेंट मतलब एक्चुअल में मिले, तो जो भी पहला डेट होगा दैट इज़ द अर्लियर, तो तब टीडीएस आपको डिडक्ट कर देना है। ये सब में ऑलमोस्ट 95% केसेस में यही होता है, अर्लियर ऑफ क्रेडिट और द पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर, ये टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड, टीडीएस को काट लेना है। तो इसका ये मतलब हो सकता है कि जैसे बायर है, ठीक है, और एक सेलर है। तो सेलर बायर जब बाय करेगा तो अगर पेमेंट क्रेडिट कर दिया बुक ऑफ एंट्री के हिसाब से तो वही टाइम पे डिडक्ट कर दो, या पेमेंट आपका पहले हो गया बाद में आपने बुक एंट्री पास किया क्रेडिट हुआ तो वो टाइम पे कर लो। इन शॉर्ट जब ट्रांजैक्शन आप करोगे ट्रांसफ़र की वीडीए की, तो जो भी पहला टाइम होगा, मतलब जो पेमेंट होगा, या तो वो क्रेडिट होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर या तो पेमेंट एक्चुअल में जाएगा। तो जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास करो या एक्चुअल में कैश में डील करो, जब करोगे पहला जो ट्रांजैक्शन होगा वो टाइम पे डिडक्ट कट जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है इसका थर्ड पार्ट, कि अगर आपको जो कंसिडरेशन है वो कैश में नहीं मिलता है, पार्टली कैश है पार्टली काइंड है, तो उसमें थोड़ा मसला आ सकता है। तो पार्टली और होली इन काइंड और पार्टली इन कैश, या हो सकता है कि कंसिडरेशन आपने एक वीडीए ट्रांसफ़र किया, एक वीडीए खरीद रहे हो, उसके अगेंस्ट में आपने वीडीए 2 दिया, ये भी हो सकता है, ठीक है। वीडीए के अगेंस्ट में वीडीए, इसका मतलब है काइंड में अगर मिला तो आपको क्या इंश्योर करना है? बायर ऑफ वीडीए ये इंश्योर करना है कि जब आपने पेमेंट करना है, चाहे काइंड में करो या कैश में करो या पार्टली कैश पार्टली काइंड में करो, टीडीएस कट होना चाहिए और वो गवर्नमेंट को पे होना चाहिए। आई बात समझ में? ऐसा नहीं भाई हमने एक वीडियो दूसरे वीडियो से एक्सचेंज कर लिया तो इसके ऊपर तो कोई पैसा नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा, नहीं, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बाय कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर टीडीएस नहीं कटा है तो उसको काटो, अपनी जेब से काटो और गवर्नमेंट को पे करो। आ रही बात समझ में? तो दिस इज़ होली काइंड और पार्टली कैश में भी हो तो भी वीडियो को डिडक्ट करना है, इंश्योर करना है बायर को कि डिडक्ट हुआ है और पे हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया कि टीडीएस कब डिडक्ट नहीं करना है, तो टीडीएस इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अगर कंसिडरेशन मतलब 50,000 के अंदर है और 10,000 के अंदर है।
ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पेएबल बाय स्पेसिफाइड पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन। तो ये जो 50,000 की लिमिट है ये स्पेसिफाइड पर्सन के लिए है, और अदर देन मतलब स्पेसिफाइड को छोड़ के जो भी बंदा रहेगा उसके अंदर 10,000 की लिमिट है। तो ये स्पेसिफाइड में मैं आपको बता दूं इंडिविजुअल और HUF आएंगे, ठीक है, उसकी भी एक कंडीशन है वो मैं बता दूंगा। और ये 10,000 जो है इंडिविजुअल और HUF को छोड़ के जो भी रहेगा उसका कंसिडरेशन 10,000 होगा। अब देखो इसका लॉजिक देखो, इंडिविजुअल और HUF को 50,000 क्यों बोला और अदर देन इंडिविजुअल और HUF को 10,000 क्यों बोला? क्योंकि इंडिविजुअल है, जैसे आप लोग हम लोग हैं, हम लोग सैलरी कमाते हैं तो हम लोग इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? 10,000 20,000 50, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, ठीक है। तो इंडिविजुअल HUF के लिए थोड़ा सा लिमिट ज़्यादा कर दिया है। लेकिन अगर मैं बोलूँ इंडिविजुअल और HUF को छोड़ के अगर कोई बंदा आता है, लेट्स फॉर एग्जांपल कंपनी ने खरीद के रखा है VDA, तो कंपनी थोड़ी ना कि भाई 1,000-2,000 रुपये का VDA खरीदेगी, तो करोड़ में खरीदेगी, राइट। और हो सकता है कि वो छोटा छोटा खरीद के भाई 30,000 40,000 ऐसा करके बहुत करोड़ में खरीदेगी। तो उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कंपल्शन करने के लिए उन्होंने क्या किया, 10,000 का लिमिट डाल दिया, कम डाला। इसका मतलब उनको टैक्स ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी टैक्स भरने की। और इनका ये 50,000 के अंदर है, तो कोई बंदा जो होगा जो 50 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करता होगा VDA में। आई बात समझ में? तो 10,000 का लिमिट उन लोगों के लिए है जो बिजनेस वर्ल्ड में है, कंपनी है, फर्म है, उनके लिए। और ये जो है ये इंडिविजुअल और HUF के लिए है, ठीक है। अब देखो इंडिविजुअल और HUF क्या है, ये 50,000 का लिमिट कैसा? स्पेसिफाइड पर्सन कौन होंगे? इंडिविजुअल और HUF जिनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, प्रोफेशन का 50 लाख को एक्सीड नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब है 1 करोड़ और 50 लाख को एक्सीड किया तो एप्लीकेबल हो जाएगा। या नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हुआ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन तो समझ जाना कि आपको VDA लग जाएगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये लिमिट, ये 1 करोड़ 50 लाख का लिमिट ये और भी TDS के सेक्शंस में आ चुका है। तो डज नॉट एक्सीड याद रखने का, अगर इसको एक्सीड नहीं किया तो नहीं एप्लीकेबल, एक्सीड किया तो एप्लीकेबल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफाइड पर्सन। और इसमें याद रखना कौन आते हैं? सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF आते हैं। आई बात समझ में? तो नीचे मैंने वही दिया है, अगर अमाउंट एक्सीड किया 1 करोड़ को और बिजनेस इनकम हुआ तो TDS एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये 10,000 का लिमिट अदर स्पेसिफाइड पर्सन का है। अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन मतलब कोई भी आ जाएगा, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, LLP हो गया, कोई भी, उनके लिए लिमिट क्या होगा? 10,000 का। 10,000 तक बेचो नो TDS, 10,000 के ऊपर बेचोगे तो TDS इज एप्लीकेबल। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये हो गया इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये भी 5 से 10 मिनट का वीडियो है जिसके अंदर मैंने TDS के बारे में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। तो इसके अंदर जो भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा 5 से 10 मिनट का, उसके अंदर हम लोग देखेंगे जो TDS हम लोग ने काटा है, ये TDS कब तक गवर्नमेंट को भरना है, और राइट। और TDS आपने काटा है तो एक बंदा नहीं होगा, इसमें स्पेसिफाइड पर्सन है तो और लोग भी आ जाएंगे। एक्सचेंज होता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है, सेम वे में इनका भी एक्सचेंज होता है VDA का, तो वो भी TDS काटेगा तो कब तक भरेगा, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये छोटा छोटा वीडियो का जो सीरीज़ है इट इज़ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा और आप उतना ही पोर्शन देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।